देखिए एक्सरसाइज 1 का सेकंड है चैप्टर ये जल संसाधन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, एक ही परियोजना को पूर्ण करके बहुत सारे उद्देश्यों की अगर पूर्ति कर लिया जाए तो उसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। अब सुन रहे होंगे एक पंथ दो कार्य, तो वैसे ही है, एक परियोजना पूरा कीजिए अब बहुत सारा परियोजना उसी में पूरा हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग के लिए जलापूर्ति, मनोरंजन और मत्स्य और कृषि, मत्स्य पालन, जल कृषि। ये सब जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि एक परियोजना पूरी करने जाते हैं और बहुत सारा उद्देश्य इसी के कारण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। समझ में आ जाएगा? अगला प्रश्न है बच्चों कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? तो आपको पता है ना जी कि भारत मुख्य रूप से कौन सा देश है? कृषि प्रधान। जल का मुख्य उपयोग कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल के उपयोग से की सूची बहुत लंबी है, जैसे पीने के लिए, शौच के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की सफाई के लिए, etc। भोजन के बिना आदमी 7 से 8 दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना 1-2 दिन भी जीना क्या है? कठिन है। परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य जल के बिना तो हो ही नहीं सकता है। अतः जल संसाधन के बहुत व्यापक उपयोग हैं। जल संसाधन के पूछा कि उपयोग क्या है, तो आपको पता है कि सबसे पहला उपयोग कृषि के लिए। ऐसे तो जल संसाधन का बहुत व्यापक उपयोग है। क्या क्या? पानी पीने के लिए, शौच के लिए, इसके बाद में नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़ों में की सफाई करने के लिए। आदमी अगर न खाए न खाना तो 7-8 दिन जिंदा रह जाएगा, लेकिन पानी न पिए तो 1 से 2 दिन। परमाणु संयंत्र शीतलन, बहुत बहुत मशीनों को ठंडा करने के लिए। चाहे इसके बाद में जल क्रीड़ा, नाव चलाना है, बिना पानी का कैसे चलेगा? तो इस तरह से वानिकी, कृषि, ये सब कार्य जल के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए जल संसाधन का उपयोग बहुत ज्यादा क्या है? व्यापक है, विस्तृत है। अगला आता है अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण क्या? इसको समझने के लिए एक कहानी सुना देते हैं कि एक राजा था, उसके गांव में एक नदी था, उसके राज्य में एक नदी था। वह नदी से पानी बहता था और पानी बह करके दूसरे राज्य में जाता था। राजा का जो गांव था वो पश्चिम में था और पानी जो था पश्चिम से पूरब की ओर बहता था, इधर की ओर बहता था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ टहल रहा था, टहलते टहलते बोला कि पानी बह के कहाँ जा रहा है? तो ये मंत्री बोला कि सामने वाले जो आगे गांव है, राज्य है, उसमें जा रहा है। तो बोला उन लोग को पानी तो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, ऐसा करो ये सब पानी रोक दो यहीं पे, एक को पानी नहीं जाने देना उधर, एक को पानी उधर नहीं जाने देना। बहुत बढ़िया। अब मंत्री क्या करता? बोलता समझाता तो करके तलवार लिया था, गर्दन काट देता होकर। बोला ठीक है, जा रहे हैं। गेड़े लगा दिया। अब गेड़ी लगा दिया, सब पानी तो अब राजा का महल है, वो जाके बैठ गए घर में, ऑर्डर देके सब पानी जाने लगा गांव में। गांव के लोग इधर परेशान। एक दिन तो संभल गया, 2 दिन इधर पानी के बिना सब मर रहा है। ये जाके कहा कि अपने छोड़िए, तो वो बोला कि राजा से पूछिए, तू जान गया। एक के मंत्री को समझाया कि देखिए पानी नहीं छोड़वाइए, दिक्कत हो जाएगा फिर। इस राजा के राज्य में एक घंटा था जो हर 1 घंटे पे बजता था, जो समय बताता था। ठीक, तो 1 घंटे पे बजता था। जैसे 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, हर 1 घंटे पे बजता था। तो बजता था तो आदमी को पता चल जाता था कि 1 घंटा फिर बीत गया, फिर 1 घंटा बीत गया, तो आदमी जग उग जाता था।
तो मंत्री बोला घंटा वाले से कि देखो भैया ऐसा करो, ये घंटा हर आधा घंटा पे बजाना, 1 घंटा पे नहीं, हर आधा घंटा भी घंटा बजाना। राजा जो था घंटे की आवाज सुन के जगता था, जिसे मुर्गा का आवाज सुन के बहुत लोग जगता है, वैसे ही घंटे का आवाज सुन के जगता था। राजा अब सोचो 6 बजे बजा दिया, फिर 6:30 बजे बजा दिया, तो राजा सोचा कि 7 बज गया, फिर 7 बजे बजाया तो सोचा कि 8 बज गया, ऐसे ही 12 बजे रात तक तभी घंटा बजा दिया सब। राजा जग के मुंह हाथ धो के चला आया, नदी पर टहलने आया, मंत्री भी साथ में था। बोला कि अरे आज रात हो गया, सुबह नहीं हुआ, मंत्री कहाँ हुआ? तो बोला कि जानते हैं महाराज, हम लोग इधर पनिया रोके हैं ना, पश्चिम से जाता है, वो लोग सूरज को रोक लिया है कि हम लोग सूरज को नहीं जाने देंगे। बोले सूरज को रोक लिया? हाँ, सूरज पूरब में उगता है ना, तो हाँ, तो पूरब से आने नहीं दे रहा उधर से। बोला कि नहीं आने देंगे, आप पानी छोड़िएगा। बोले कि अरे ऐसा बात है, जाके बांध तोड़ो जाके जल्दी। बांध तोड़वाया, वो 5-6 घंटा में सब बांध तोड़ दिया, तब तो सुबह हो गया। राजा बड़ी खुश था कि हम लोग सूरज को पा लिए दोबारा। इसी को कहा जाता है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब बताओ, हाई ऊपरे था तो पनिया बांध लिया कि नहीं बांध लिया? एकरा का पानी कम मिल रहा है ना, चाहे नहीं मिल रहा है ना, तो एकरा में दोनों में कुछ होगा झगड़ा, तो एकरे के कहा जाता है अंतर्राज्यीय जल विवाद। कोई भी नदी जब उद्गम स्थल से निकलती है तो अनेक राज्यों से होकर गुजरती है। अब पहले पड़ने वाले राज्य नदी का जल क्या करते हैं? अपने आवश्यकता अनुसार बांध लेते हैं। उसके बाद आगे का राज्य भी इसी प्रकार जल को क्या कर लेते हैं? बांध लेते हैं। इस कारण से आगे के राज्यों को जल नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो कम मिलता है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसी विवाद को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय जल। समझ में आ गया अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? जैसे कि मान लो कि बांसा से गया इधर पानी, करवंदिया बांसा जमुहार होते हुए आ रहा था, जमुहार वाला कुछ बांध लिया, फिर करवंदिया वाला बांध लिया, फिर बांसा वाला बांध लिया, ये जब पानी ये नहीं आ रहा है, तेने से झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब बनिए छोड़ो सान, तो दिक्कत होता है। तो इसी को कहा जाता है अंतर्राज्यीय जल। रह जाएगा समझ में? नेक्स्ट, जल संकट क्या है? आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिलना जल संकट कहलाता है। सूखा जल संकट का मुख्य कारण है। महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है, यह नवीकरणीय भी है, फिर भी उपयोग जल की कमी है। किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप द्वारा भूमि को सिंचित कर कृषि उत्पाद को बढ़ा रहे हैं। इससे भूमिगत जल स्तर क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। जल संकट क्या है? जितना पानी चाहिए अगर उतना पानी नहीं मिलेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? बोलो, जल संकट कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? जल संकट। तो जल संकट की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है। अब भूमिगत जल घट रहा है क्योंकि हम लोग पूरा पानी कहाँ का यूज कर रहे हैं? हम केवल जमीन का। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भारत की नदियों का प्रदूषण क्या है, क्यों प्रदूषण होता है? तो भारत की नदियों का प्रदूषण का एक आम बात हो गई है, कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों हो गई है? देखो, नगरों की नलियों को कहाँ गिरा दिया जाता है? नदियों में। जितना भी नाली उली होता है ले आके कहाँ गिरा दिया जाता है? उसको नदी में। इसे नगर की गंदगी यहाँ तक कि मल मूत्र भी कहाँ चला जाता है? नदियों में पहुंच जाता है। खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाती है। बड़े बड़े उद्योगों के निकले हुए अपशिष्ट और खराब जल को भी नदियों में गिरा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां क्या हो जाती हैं? प्रदूषित हो जाती है। ये बहुत सारा कारण है। सबसे पहले तो सारा नाली का पानी ले आकर नदी में गिरा दिया जाता है। इसके बाद खेत में जो दवाई डाला जाता है वो भी बह बह करके कहाँ चला जाता है? नदी में। बड़ा बड़ा जो उद्योग धंधा वाले हैं ये लोग भी पानी, अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है, गंदा पानी ये लेके छोड़ देते हैं कहाँ पर? नदी में, जिसके कारण नदियां क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती। समझ में आ जाएगा ना? नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपाय हैं? जल का दुरुपयोग तथा उसे प्रदूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। अगर आप जल का दुरुपयोग नहीं करते हैं, जल को गंदा होने से क्या करते हैं? बचाते हैं, तो वही चीज क्या कहलाता है? जल संरक्षण। हमें अपने वातावरण को संतुलित रखने के लिए जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, और इसके लिए निम्नलिखित उपाय है। क्या उपाय है प्यारे बच्चों? भूमिगत जल को पुनर्पूर्ति,
भूमिगत जल एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के जल कौन सा है? भूमिगत जल। इसके कई प्रकार से दोहन हो रहा है। भूमिगत जल के स्तर में गिरावट हो रही है। इस जल की पुनर्पूर्ति कर सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? वृक्षारोपण, जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग, वनों का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन बहुत जरूरी। अगर भूमिगत जल का पुनर्पूर्ति नहीं किया गया तो जल का एक ऐसा संकट चालू होगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये भूमिगत जल को बचा करके हम कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं? देखो, जल संभरण परिवर्तन। जल संभरण परिवर्तन, जल प्रवाह या जल जमाव को रोक का उपयोग करके उद्यान, कृषि, वन के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा पेयजल का भी आपूर्ति की जा सकती है। छोटे छोटे उद्योग धंधों में भी इस जल का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए तालाबों और नहरों का निर्माण करना आवश्यक है। अगर तालाब नहर बन जाए तो जल संभरण, जल को भर के उसमें रखा जा सकता है। जब जल भरा हुआ रहेगा तो आप बगीचा रोपिएगा, उसके सिंचाई हो जाएगा, कुछ सब्जी उब्जी रोपिएगा, सिंचाई हो जाएगा, कृषि वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये काम किया जा सकता है। तीसरा चीज है तकनीकी विकास। जैसे कम से कम पानी से ज्यादा खेत सिंचित करना, तो ये कहलाता है तकनीकी। जैसे फुहार से अगर आप कीजिएगा, तकनीकी विकास का तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग हो और अधिक से अधिक लाभ लिया सके। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म फुहार सिंचाई, सीढ़ीदार कृषि का उपयोग किया जाता। फुहार द्वारा सिंचाई होता है, एक स्प्रिंकल लगा दिए थे, घूमता रहता है, तो उससे सिंचाई कीजिएगा, कम पानी लगेगा वहां पे। तो ये सब से भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है और इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। मानव जीवन में वर्षा जल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जल ही जीवन है और जीवन जल से ही आरंभ होता है। वर्षा जल ही पृथ्वी पर जल के संतुलन को बनाए रखता है। भूमि के अंदर या पहाड़ों पर एकत्र बर्फ के गलने से जो जल प्राप्त होता है वह वर्षा जल का ही देन है। बहुत स्थानों पर कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर होता है, अतः वर्षा जल का मानव जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। बहुत जगह कृषि जो होता है वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है। वर्षा जल तो जीवन से प्रारंभ होता है और पृथ्वी पर जो जल संतुलन को बनाए रखने के लिए किसका जरूरी है? वर्षा जल, बारिश होना जरूरी है। भूमि के अंदर या पहाड़ों पर एकत्र जो है जल बर्फ के गलने से जो प्राप्त होता है वह वर्षा जल की ही देन है। अब पहाड़ों पर जल पाया जाता है तो पहाड़ पर पानी का पहुंचाया जाता है, पानी बरसता है, वही बर्फ के रूप में जम जाता है उस पर। गर्मी के दिनों में चाहे कभी कभी मौसम चेंज होता है तो वो गलता है, गल करके फिर पानी आ जाता है, तो इसके कारण भी आता है। तो वर्षा जल का मानव जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। अभी और सारा उपयोग है। क्या उपयोग है? देखो, इसका संरक्षण का उपाय क्या है? भारत में वर्षा जल संग्रहण करना की कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन भारत में वर्षा जल के संग्रहण के उत्कृष्ट व्यवस्था थी। उस समय भारतीयों को वर्षा जल पद्धति, मृदा गुणों को अच्छा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल के उपयोग के कई तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर नदी की धारा बदलकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। राजस्थान में पेयजल के लिए वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ वाले मैदान में सिंचाई के लिए जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। मेघालय में के शिलोंग में छत के वर्षा जल का संग्रहण कर पाइप के सहारे टांकों में पहुंचा दिया जाता था। टांका एक भूमिगत टैंक होता है जिसमें भरा हुआ पानी पीने के काम आता है। सूखे तथा अर्ध सूखे स्थानों पर वर्षा जल के संग्रहण के लिए जगह जगह पर गड्ढे बना दिए जाते हैं। इन गड्ढों को राजस्थान के जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। वर्षा जल का संग्रहण एवं पुनः चक्रण के लिए यही सब उपाय किया जाता था। जैसे वर्षा जल के संग्रहण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग उपाय किया गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि टांका एक भूमिगत टैंक होता है जिसमें भरा हुआ पानी पीने के काम आता है। इसके बाद में खादिन, अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। गड्ढों को राजस्थान के जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। जैसे पानी जो छत पर बरसा उसको पाइप द्वारा नीचे
वहीं पर गड्ढा उड्ढा करके उसको बटोर लिया जाता है। ये सब करके हम लोग वर्षा जल का संग्रहण और पुनः चक्रण कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था।